हेलो फ्रेंड्स। फ्राइडे को मार्केट बहुत करेक्ट हुई। अब टीवी चैनल और सोशल मीडिया में हाहाकार मचेगा कि इंडियन इकोनॉमी खतरे में है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग पेसिमिस्टिक बात करेंगे लोग उनको ज़्यादा सुनेंगे, और जो लोग ऑप्टिमिस्टिक वे में बात करेंगे कि ये गिरावट टेम्प्रोरी है या 1 या 2 क्वार्टर में रिकवरी हो जाएगी, उस पर लोग घूरेंगे या फिर हंसेंगे। फाइनेंस की वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी डार्क मिथ है। एफआईआई लगातार हेवी सेल ऑफ कर रही है। इससे हमारे मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में इकोनॉमी खतरे में है। क्या हमें अभी सेल ऑफ करके नीचे बाई करनी चाहिए? ये फेड की रेट कट से तो हमेशा मार्केट बढ़ता है, लेकिन इस बार उल्टा क्यों हो रहा है? ये कब तक चलेगा? सारे कन्फ्यूजन को मैं आज डिटेल्स में क्लियर करूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी समझ आएगी जब आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सारा कंसेप्ट एक ही वीडियो में बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांटा है। ये इस टॉपिक का पहला पार्ट है, तो अब हम पार्ट 1 में आगे बढ़ते हैं। अभी एफआईआई जो लगातार सेल कर रहे हैं, लेकिन उनको आना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छी चीज़ें टाइम लेती है, लेकिन आती ज़रूर है। इसे समझने के लिए हम लगभग 5 साल पहले कोविड के शुरुआत में जाते हैं। जब कोविड के टाइम दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था, उस समय अमेरिका कंज्यूमर स्पेंडिंग को आर्टिफिशियली बूस्ट करने के लिए सारे अमेरिकन सिटीजन्स के अकाउंट में पैसे डाले, ताकि मनी सर्कुलेशन होता रहे और इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर सके। लेकिन डिमांड में तेज़ी तो आई, लेकिन ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से वहाँ इन्फ्लेशन बेकाबू हो गया। रसिया यूक्रेन वार ने इन्फ्लेशन को 20 साल के हाई पे पहुंचा दिया। यूएस का फेडरल रिजर्व, जो इंडिया के आरबीआई जैसा है, उसने लगातार रेपो रेट हाइक किए ताकि इन्फ्लेशन कम हो, लेकिन लो सप्लाई और मॉडरेट डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो जो लोग मार्केट में नए हैं या फिर रेपो रेट या उसके इकोनॉमी में जो असर होती है उसके बारे में नहीं पता है, उन्हें मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अपने बैंकों के ऊपर उस रेट में लोन प्रोवाइड कराती है। अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो बैंक अपने कस्टमर को ज़्यादा रेट में लोन देती है, जिससे लोग लोन कम लेते हैं। साथ ही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से फिक्स डिपॉजिट भी बढ़ जाती है, और मार्केट से पैसा बैंक की तरफ ज़्यादा जाता है और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है। इससे मार्केट में डिमांड कम होती है और इकोनॉमी स्लो हो जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन भी कम होता है। जब भी देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ाती है, और जब इन्फ्लेशन कम होता है या इकोनॉमी स्लो हो जाती है तब सेंट्रल बैंक रेपो रेट में कटौती करती है, जिससे लोगों को सस्ते दाम में लोन मिलता है। लोग एफडी ब्रेक करते हैं और वो इक्विटी में पैसा डालते हैं, और कंज्यूमर स्पेंडिंग हाई होने की वजह से इकोनॉमी फिर से ग्रो करने लगती है। तो अब हम यूएस के 2022-23 की इन्फ्लेशन में वापस जाते हैं। वहाँ इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व लगातार रेपो रेट हाइक करते जा रही थी। डिमांड तो स्लो हुई, लेकिन सप्लाई तो और भी स्लो थी। को इसलिए यूएस को इन्फ्लेशन से बाहर आने में लगभग 3 साल लगे, जब तक कि सारा इंडस्ट्रीज अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई नहीं कर लिया। लेकिन उस समय इंडिया की स्थिति अच्छी थी, यूएस के जैसा इन्फ्लेशन नहीं था, लेकिन यूएस के रेट हाइक की वजह से पूरा वर्ल्ड से डॉलर वापस यूएस में जा रहा था। एफआईआई भी यूएस के बॉन्ड में पैसा लगा रहे थे। ऐसे में इंडियन मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज होने लगी। यूएस में जहां रेपो रेट 1 से 2% रहता था, वो बढ़कर 4 से 6% हो गया। ऐसे में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, वो इक्विटी से पैसा निकालकर यूएस बॉन्ड में डाल रहे थे। 2023 में तो ऐसा समय भी आ गया था कि उसमें वहाँ की लोएस्ट बॉन्ड यील्ड थी। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड मार्केट क्या होता है, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा, नहीं तो अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब डॉलर इंडिया से बाहर जाने लगा तो रुपी वीक पड़ने लगी। रुपी का थोड़ा गिरना हमारे इकोनॉमी के लिए सही तो है, सही है, ताकि ग्लोबली हमारा प्रोडक्ट कंपिटिटिव प्राइस में एक्सपोर्ट हो सके। लेकिन रुपीज़ का ज़्यादा वीक होना हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि हम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा जो रेवेन्यू है, आई मीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, उसका अच्छा खासा प्रोपोर्शन हमारा ऑयल में जाता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ है, इन सारी चीज़ों को हम डॉलर में परचेज करते हैं। और अगर रुपीज़ हमारा गिर जाता है तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट में। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट रुपीज़ को हल्का हल्का डिप्रिसिएट करके रखती है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो ग्लोबली compete कर सके। लेकिन जिन्हें लगता है कि रुपी जितना गिर क्यों रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ध्यान क्यों नहीं दे रही है, लेकिन ये इंटेंशनली आरबीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता था कि हल्की हल्की हमारी रुपीज़ गिरती रहे। लेकिन शार्पली गिरना ये हमारे लिए बहुत बुरा होता है। अब हम वापस टॉपिक में आते हैं। रुपीज़ को हम ज़्यादा गिरने नहीं उस समय नहीं दिया जा सकता था, इसलिए यहाँ आरबीआई रेपो रेट में कट नहीं किया, जबकि इकोनॉमी हमारी 2022 में बाकी कंट्रीज़ के कंपेयर में अच्छी थी। रुपीज़ का बहुत ज़्यादा गिरना हमारे देश के इन्फ्लेशन को और बढ़ाता है, और ये कम्प्लेक्स और बहुत ही विशियस साइकिल है, इसे निकलना आसान नहीं होता है। लेकिन लगभग 3 साल के बाद अब 2024 में लेटर हाफ में
आई मीन सेकेंड हाफ में यूएस में जो इन्फ्लेशन थी वो थोड़ा कम हुआ। वो भी लगभग 10 से 12 एमपीसी मीटिंग के बाद, लगातार रेट हाइक के बाद, फिर उसको कुछ दिनों के लिए अनचेंज रखा गया। उसके बाद धीरे धीरे उसकी इन्फ्लेशन कम हुई। जब वहाँ इन्फ्लेशन कम हुई तो यूएस फेड ने अपने रेपो रेट में कट करना चालू किया। इसके वजह से लोग वहाँ के बॉन्ड से पैसा निकाल कर इक्विटी में डालने लगे, क्योंकि रेट कट होने से कंपनीज अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, जिससे उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में जंप आता है, और इस वजह से पैसा बॉन्ड मार्केट से इक्विटी में जाता है। और ऐसा हमेशा होते आ रहा है कि यूएस के फेड के रेट कट होने के बाद पैसा जनरली इमर्जिंग मार्केट में आती है, जैसे कि इंडिया और वियतनाम। लेकिन इस बार का रेट कट के बाद ठीक उल्टा हो रहा है। उल्टा यहाँ से पैसा वापस यूएस में जा रहा है। इसका वजह है, अभी भी हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन हाई है। यहाँ की जो आरबीआई चाह कर भी रेपो रेट को कम नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर रेपो रेट में कट किया तो यहाँ का इकोनॉमी कोलाप्स कर जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आरबीआई की जो गवर्नर है वो काफ़ी विजनरी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके ऑर्डर को ज़्यादा नहीं मानती है, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो सर्वाइवल के लिए है, लेकिन आरबीआई का जो गवर्नर है वो एक्चुअल में इकोनॉमी को समझती है, वो देश के लिए काम करेगी। तो खैर, हम इसके बारे में डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू हो जाता है। तो अब हम इंडिया की इन्फ्लेशन की बात करते हैं। यहाँ की इन्फ्लेशन की जो मेन वजह है वो है फूड इन्फ्लेशन। क्रॉस वेजिटेबल्स के प्राइसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिसंबर के महीने में जहाँ टमाटर, आलू, प्याज, हरे साग सब्जी, ये सब का दाम हमेशा कम रहता था, ये हमने भी महसूस किया है। लेकिन इस बार कहाँ कम हुआ? इस बार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर इराटिक वेदर पैटर्न की वजह से हमारा एग्रीकल्चर वीक हो रहा है। ईस्ट के जो राज्य हैं, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, ये सब में अच्छी इरिगेशन सिस्टम नहीं है। अगर मौसम थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे फसल नष्ट हो जाती है, पैदावार अच्छी नहीं होती है। हमारे देश में जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही वीक है, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वीक है, और यूएस में है वो अच्छा है। और इसी वजह से वहाँ फूड की वजह से कभी इन्फ्लेशन नहीं आती, खासकर रिसेंट में। इसीलिए डेवलप्ड कंट्री में इन्फ्लेशन को काबू करना आसान है, और डेवलपिंग कंट्री में काबू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यहाँ पर मेरे कुछ पर्सनल व्यूज़ भी हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी जो कुछ स्टेप्स है वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे कि वो लगातार सीपीआई इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई इंडेक्स को बार बार मैनिपुलेट कर रही है, ताकि ज़बरदस्ती इन्फ्लेशन को थोड़ा कम दिखाया जा सके। ग्राउंड लेवल पर हमें इन्फ्लेशन समझ में आती है, 8-9%, 10% से कम तो नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट अपने डाटा में इसे 6% दिखा रही है। तो यहाँ पर मुझे साफ दिखता है कि गवर्नमेंट कैपिटलिज्म के चपेट में पूरी तरह से आ गई है। यहाँ पर ये बड़े कंपनीज को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पॉलिसीज़ को रिफॉर्म कर रही है, चेंजेस कर रही है, ताकि उन्हें बेनिफिट हो सके। अभी तो मैंने सुना है कि रेपो रेट में भी कट करने का प्रेशर है, लेकिन अभी अगर रेट कट कर दिया गया तो मेरे हिसाब से ये एक इकोनॉमिकल सुसाइड होगी, जो बहुत ही बुरा होगा। ऊपर से सारे स्टेट जो अभी फ्री बीज का चक्कर से वोट बैंक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे लेबर शॉर्टेज हो गया है। और जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा देश अभी सुपर पावर बनेगा, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड इतनी अच्छी है, तो इसका बेनिफिट तो मिलता हुआ दिख ही नहीं रहा है। तो इस वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है। तो रेपो रेट में तो कमी होगी नहीं, तो फिर एफआईआई यहाँ अभी आएंगे नहीं। इसलिए वे यूएस इक्विटी मार्केट में ही वापस जा रहे हैं, बॉन्ड से निकल कर। और इस वजह से हमारा मार्केट गिर रहा है, और यूएस का मार्केट ऑल टाइम हाई लगातार बनाया जा रहा है। और यहाँ डॉलर की शॉर्टेज होने की वजह से डिमांड सप्लाई के गेम के हिसाब से रुपीज़ भी वीक पड़ते जा रही है, और इससे हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है इसमें हमारा भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इससे धीरे धीरे निकला जा सकता है। लेकिन अब आप लोग पूछोगे, भाई जब सब कुछ खराब है फिर स्टॉक्स को होल्ड क्यों करें? अभी बेच देते हैं, जब मार्केट नीचे आ जाएगी तब ले लेंगे, हमारा इकोनॉमी तो अभी सही है भी नहीं। लेकिन मेरा जवाब है, अगर आप अच्छे से स्टॉक को चुन के लिए हैं और खुद के पैसे से लिए हैं, उधारी के पैसे से नहीं लिए हैं, तो आराम से होल्ड करें। किसी को बॉटम नहीं पता। पैनिक में अगर हम सेल करेंगे तो हमेशा बुरा ही होगा। जहाँ तक बात इकोनॉमी की सही होने की बात है, तो मैं देश के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आज से जस्ट 300 साल पहले हमारी जो जीडीपी थी, वर्ल्ड की जीडीपी का 25% थी, और सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद चाइना आता था। और आने वाले टाइम पे हमारे मिट्टी की खासियत ये है कि ये फिर से सुपर पावर बनेगी। इसके लिए मैं एक अलग से सीरीज़ ला रहा हूँ, उसमें मैं पहला वीडियो डाला हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालने वाला हूँ, द स्टॉक्स विच कैन बीट चाइना। तो उसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और चाइना को भी बीट कर देगी। अभी तो इंडिया की ग्रोथ की बस शुरुआत है, लेकिन खैर ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में बताऊं तो अभी जो विंटर में जो रबी क्रॉप हुई है, रबी फसल जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी हुई है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें क्वार्टर 4 में दिखेगा, जो जनवरी से मार्च है। मीन्स जो क्वार्टर रिजल्ट अप्रैल में आएगी उस समय में दिखेगा। तो मुझे लगता है जो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होती है हर 2 महीने में, तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 महीने में मतलब अगला या उससे अगला बार में ये अपने रेपो रेट में कट करेगी ही करेगी, क्योंकि
लगभग 3 सालों से इसने रेपो रेट में कट नहीं किया है, तो इसके ऊपर प्रेशर तो होगा ही। लेकिन जैसे ही रेपो रेट कम करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगा, फूड के प्राइसेस कम होंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, तो रेपो रेट करेगी। और जब रेपो रेट कम करेगी तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंपनी अपना कैपेक्स करेगी, क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो उसके बाद तो एफआईआई को आना ही पड़ेगा, वो जाएंगे कहाँ? लेकिन जो लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे समझ के, उन्हें ही बेनिफिट मिलेगा, और जो लोग होल्ड नहीं करेंगे उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि अभी बेच देते हैं, जब क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा उस समय ले लेंगे। तो ये मार्केट है, यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि कब मार्केट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये रेशनल बिहेवियर नहीं करती है। आपको इन रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन अब आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगी। हो सकता है कि मार्केट को पहले ही समझ में आ जाए कि सारी चीज़ें अच्छी हो रही है और पहले ही ऑल टाइम हाई फैक्टर इन कर जाए, और जब आप एंट्री करोगे उस समय में आप फंस जाओगे। इसलिए किसी भी स्टॉक को पैनिक में सेल नहीं करना चाहिए। जब हम उसे बाई किए हैं कि वो ऊपर जाएगा तब हम लोग बेचेंगे, तो हमें वेट करना चाहिए। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो टारगेट कब होगी, ये हिट होगी। मार्केट इतना आसानी से पैसा कभी नहीं देता है, इसके लिए हमसे कई सारे पेशेंस और टेस्ट लेता है। तो ये था इकोनॉमिकल एनालिसिस कि वाई वी शुड होल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। अगले पार्ट में मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड माइंड के बारे में बताऊंगा कि हिम्मत आखिर कैसे आएगी इस बुरे माहौल में स्टॉक को होल्ड करने की, जबकि डेली पोर्टफोलियो नीचे गिरते ही जा रहा है। ये बस बोलने से तो काम नहीं चलेगा कि होल्ड करनी चाहिए, मार्केट बढ़ेगा ही आज नहीं तो कल। तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, और ये थोड़ा अंग्रेजी में मैंने लिखा है। इट्स ए यूनिक कम्बिनेशन ऑफ फ्रोगैलिटी एंड पैरानोइडल बिहेवियर। तो इस भारी भरकम इंग्लिश के बारे में अगले पार्ट में डिटेल्स में बताऊंगा। थैंक यू।